हेडिंग डाल दिए थे, क्रोमैटोग्राफी अपन ने स्टार्ट किया था, हेडिंग डाल दिए। चलो उसके आगे अपन इसमें लिख लेते हैं। Chromatography has been used for separation of chromatography has been used chromatography has been used for the separation of those solutes chromatography has been used chromatography has been used for separation of those solutes which dissolve in the same solvent. क्रोमैटोग्राफी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जयती। कल क्रोमैटोग्राफी का हेडिंग डाले थे लास्ट क्लास में, है ना। वी आर राइटिंग, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था मेथड क्या है, आज एक बार फिर से देख लेंगे लिखते लिखते। तो क्रोमैटोग्राफी हैज बीन यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स which dissolved in the same solvent, which dissolved in the same solvent. For example, a dye, जो कलर वाली डाई होती है ना, a dye is not made up of single color. A dye is not made up of single color. A dye is not made up of single color. In fact, it is a mixture of. In fact, it is a mixture of. In fact, it is a mixture of various other colors. Various other colors. Various other colors. That is, a blue ink might contain small amount of a blue ink might contain a small amount of black and red dye also. Black and red dye also. Black and red. ब्लू तो रहेगा ही क्योंकि ब्लू इंक है तो ब्लू डाई तो रहेगा ही, बट साथ में थोड़ा बहुत ब्लैक कंपोनेंट और थोड़ा बहुत रेड कंपोनेंट रहता है डाई में, ठीक है। मतलब डाई इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल कलर, डाई इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर, और इसको अपन क्रोमैटोग्राफी से कलर्स को अलग कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग कलर अलग अलग रेट से डिसॉल्व होते हैं। एक लाइन में लिखना, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, the principle of this method is that different color dissolves differently in water. 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 Full stop. The colored component which is more soluble, the colored component which is more soluble, the colored component which is more soluble in water,
the colored component which is more soluble in water rises faster, वो दौड़ में आगे निकल जाएगा, जल्दी soluble हो रहा है तो rises faster, and in this way different colors gets separated, and in this way different colors gets separated. Different colors gets separated. This process of separation of components is called chromatography. Components is called chromatography. Chromatography. Chromatography के ब्रैकेट में लिख लेना जो वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड क्रोमा. ग्रीक वर्ड क्रोमा meaning color. Meaning color. ठीक है. एक्चुअली शुरू में ऐसे कलर को सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे थे, इसलिए क्रोमेटोग्राफी नाम दे दिया गया. बट हम इससे और भी अलग अलग टाइप के डिसॉल्व सॉल्यूट्स भी अलग कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले अपन ये लिखे ना, chromatography have been used to separate components which are dissolved in the same solvent. तो हम वैसे भी अलग कर सकते हैं, नॉट जस्ट कलर कंपोनेंट. हाँ, वो शुरुआती में हमने उसको कलर सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे थे टेक्निक को, इसलिए नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया, क्रोमा कलर. बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कलर कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज करें. ठीक है. एप्लीकेशन लिखना नीचे. द मेन एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, the main applications of chromatography, the main applications of chromatography, the main applications of chromatography is to separate first लिखना colors in a dye, colors in a dye. ठीक है. सेकेंड लिखो, ये जो अभी अपन ने एक्सपेरिमेंट में किया ना, सेकेंड लिखना पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स. पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ताकि हमें पता चल पाए कि वो नेचुरल कलर में कौन सा पिगमेंट है. जैसे हमने बोला ना कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स, वो नेचुरल कलर है उनका, बट वो नेचुरल कलर किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो हम क्लोरोफिल को लीव से अलग कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक. अगर ऐसा हुआ तो वो लीव का कलर चेंज हो जाएगा, फिर इट विल नो लॉन्गर बी ग्रीन इन कलर. बिकॉज अगर आपने पिगमेंट को सेपरेट कर दिया नेचुरल कलर से, देन उसका कलर उड़ जाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखना, शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल. शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल. शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल, ये एक इंडिकेशन है या सिम्टम है. अगर आपके यूरिन में शुगर आ रही है ना, इसका मतलब दैट इज लीडिंग टू डायबिटिक वाला केस हो सकता है आपके साथ. क्योंकि यूरिन में कभी भी ग्लूकोज नहीं आना चाहिए. जितना भी ग्लूकोज होता है ना, वो किडनी एब्जॉर्ब कर लेता है. ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज रहता है, क्योंकि ब्लड ही है जो ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाता है. हम जो भी खाना खाते हैं ना,
उसमें जितना भी स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है। इन ग्लूकोज को ब्लड है जो हर सेल्स तक लेके जाता है। खाना पहुंचाना है ना सेल तक, सिर्फ खाना पेट में थोड़ी ना रखना है, इंटेस्टाइन तक थोड़ी ना रखना है, पैर, हाथ, हर हर सेल तक खाना पहुंचना चाहिए। तो वो ब्लड ही है जो ये ग्लूकोज को हर सेल्स तक लेके जाता है। तो उस ब्लड का काम बस इतना है कि ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा दे। ठीक है, अभी 10 मिनट हुआ। ठीक है, क्लास नहीं बता दो। मैं तो कल बाहर आके टाइम बताया ना आपको 5:45 की वाली क्लास। ओके, तो मैं कहा था ब्लड में शुगर, यूरिन में शुगर। तो ब्लड का काम क्या है, जितना भी ग्लूकोज उसने कलेक्ट किया है ना वो सेल को जाके दे दे। पर अगर ऐसा नहीं किया तो ब्लड में ग्लूकोज रह जाएगा थोड़ा बहुत। मान लो 10 मॉलिक्यूल थे ग्लूकोज के, उसने 8 ही दिए, तो 2 मॉलिक्यूल रह गया ना, अब वो ब्लड में रह जाएगा। अब यही ब्लड जाता है आपके किडनी के पास प्यूरिफाई होने। ब्लड से ही बनता है यूरिन। आपका ब्लड बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपकी बॉडी का। ये ब्लड ही है जो ऑक्सीजन सेल्स तक लेके जा रहा है, ये ब्लड ही है जो खाना भी सेल्स तक लेके जा रहा है, और ये ब्लड ही है जो हमारी बॉडी से इंप्यूरिटी को किडनी के पास लेके जा रहा है फिल्टर करने के लिए, यूरिन बनाने के लिए। ये ब्लड नहीं जाता किडनी के पास तो यूरिन नहीं बनता। तो ये जो ब्लड है जिसके पास थोड़ा सा ग्लूकोज बच गया है, अगर वो किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो वो ब्लड आपके यूरिन में चला जाएगा। अभी ऑब्जर्व करना, कोई डायबिटिक पेशेंट अगर होगा ना जिनके ब्लड में शुगर ज्यादा होगी, तो जहां उन्होंने यूरिन किया होगा ना वहां पे चींटियां आ जाएंगी। क्यों आएंगी चींटियां? शुगर हो, शुगर। हाँ बॉडी में शुगर आई है। वो आपका अंदर बॉडी में पूरा ग्लूकोज क्या हो पा रहा है, मतलब पूरा तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया। और वो ब्लड में जो ज्यादा शुगर हो गया वो यूरिन में दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड में जितनी भी इम्प्यूरिटीज है ना वो किडनी में जाके साफ होती है। आपका ब्लड किडनी में जाता है फिल्टर होने, लंग्स भी उसको प्यूरिफाई करता है, बट जो एक्चुअल प्यूरिफिकेशन है, जो वेस्ट निकालना है ना, वो किडनी करता है फिल्टर करके। तो यूरिन में अगर शुगर एक्स्ट्रा हो गई है तो आपको डॉक्टर टेस्ट करने बोलेंगे और क्रोमेटोग्राफी से चेक करेंगे कि यूरिन सैंपल में शुगर है कि नहीं। मैंने कल बताया था ना, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट का कुछ पार्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में भी होता है और कुछ पार्ट यहाँ पे भी होता है। समझ रहे हैं? आप चले जाओ, जाना है तो हो गया। उसकी क्लास यहाँ पे कैसे होगा? देखो, दोनों आपका शुगर और यूरिन के अंदर जितने भी सॉल्यूट है, और जैसे मेन यूरिन में क्या क्या चीज होती है बताता हूँ आपको। बेस एक होता है यूरिक एसिड। तो आपको यूरिन की जो स्मेल आती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ यूरिया। यूरिया आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, जो आपके अगर बॉडी में रह गया तो इट विल क्रिएट टॉक्सिक, जहर बना देगा वो अंदर। इसलिए एक्सक्रीशन जरूरी है। बोलते हैं ना कि कभी भी यूरिन रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो चुका है ब्लैडर में जाके। ब्लैडर समझते हैं? yes, आपके यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है ब्लैडर। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तब हमें आती है बाथरूम, है ना, वो सेंसेशन होता है कि हाँ जाना है। ठीक है, तो ये यूरिन में जब एक्स्ट्रा एक सॉल्यूट और डिसॉल्व हो गया ना, शुगर, ऑलरेडी यूरिया यूरिक एसिड तो है, तो हमने भी क्रोमेटोग्राफी में क्या पढ़ा कि एक ही सॉल्वेंट में जब बहुत सारे सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उनको अलग अलग करने के काम आता है क्रोमेटोग्राफी। हाँ, ये है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये नहीं होगा। हमने जो टेक्निक पढ़ी है ना, वो फिल्टर पेपर को टंगा के उसके अंदर इंक का ड्रॉप डाल दी। क्या था, एक बार और रिवाइज करते हैं। ये मेरा एक जार था पानी का, मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर में मैंने पेंसिल से एक निशान बनाया, एक लाइन खींची पेंसिल से, और उस लाइन के बीच में मैंने एक ब्लू इंक का ड्रॉप डाल दिया, ब्लू इंक शादी। और फिर इस फिल्टर पेपर को मैंने इस पानी भरे हुए जार में डुबा दिया। डुबा दिया मतलब इतना ही डिप करेंगे कि दिस लाइन जस्ट टचेस द वाटर लेवल। समझ आ रहा है सेटअप? अब कुछ देर बाद वी विल लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड। हमें पता है फिल्टर पेपर आपका पानी क्या करता है, सोखता है, राइट।
तो पानी जो है वो ऊपर चढ़ना चालू करेगा, और जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो वो इंक को डिसॉल्व करते हुए ऊपर चलेगा। तो जब आप देखेंगे कि एक कलर का स्पॉट यहां दिखेगा, एक कलर का स्पॉट यहां, और एक कलर का स्पॉट यहां, क्योंकि तीनों कलर का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है, समझ रहे हैं? इसलिए आपको तीनों कलर अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपके सिलेबस में यही है। आप जब 11th क्लास में जाएंगे ना, तो 3-4 टाइप की क्रोमेटोग्राफी और होती है। तब आप पढ़ेंगे कि कैसे हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस को और सेपरेट कर सकते हैं। जो आप पूछ रहे हो ना कि यूरिन से कैसे शुगर को अलग करेंगे, तो शुगर भी एक सॉल्यूट है जो यूरिन में डिसॉल्व है, आप उसको क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं, बट इस टेक्निक से नहीं कर पाएंगे। ये टेक्निक तो स्पेशली कलर्स के लिए, डाई से अलग अलग कलर सेपरेट करना, पिगमेंट अलग करना नेचुरल कलर से, इसका हम कर सकते हैं, ठीक है। बट और दूसरे सॉल्यूट्स को अलग अगर अलग करना है, जो अपन लिखे हैं मेथड्स, और वो उसके लिए हमें अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी आपका मतलब नाम क्रोमेटोग्राफी ही है। जैसे अपन वहां पे अलग अलग टाइप के कुछ और केमिकल्स यूज करेंगे जिससे वो सॉल्यूट अलग होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी, लास्ट मेथड था हमारा सेपरेशंस का, ठीक है। एक समरी बना लो, है ना, एक टेबल बनाना, ऐसा समरी करके लिख लेना। कितने मेथड पढ़े अपन टोटली बताएंगे क्या? 9 मेथड्स। समरी में एक टेबल बनाएंगे, टेबल में 2 कॉलम रहेगा। पहले कॉलम में लिखना मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, और सेकेंड कॉलम बनाना टेक्निक। टेक्निक की स्पेलिंग देख लेना, मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, और हम टेक्निक कौन सा यूज करेंगे, समझ रहे हैं? आपका नाम क्या होता है? काव्य। काव्य भी अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है ना केमिस्ट्री का। इसके पहले का एक मैटर चैप्टर हम कर चुके हैं, ये वाला चैप्टर भी एंडिंग नहीं है। बायो का एक चैप्टर हो गया है, फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन हो गया है, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा, जो पार्ट छुटा था ना, कविता भी ये भी 2-3 दिन से याद है, तो आप लोग का जो भी पोर्शन छुटा होगा ना, मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो, मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, पहला लिखना इसमें किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, तो टेक्निक क्या लेंगे। फर्स्ट मिक्सचर लिखना insoluble solid in a solvent, insoluble solid in a solvent। समझो इसको क्या लिखा है, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट सॉल्युबल नहीं है। कोई एग्जांपल दे सकता है इस चीज का? मडी वाटर और सैंड वाटर। पानी में सैंड मिला दो, सर चॉक एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट तो डिसॉल्व हो सर जाएगा। चॉक। अच्छा, चॉक एंड वाटर, सॉरी, चॉक, हाँ, चॉक एंड वाटर। तो इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन जो मैं बना रहा हूं, मिक्सचर जो मैं बना रहा हूं, उसमें सॉल्यूट जो है वो अनडिसॉल्व्ड है, और सॉल्वेंट आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। सॉल्वेंट कहां डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है ना। तो अगर सॉल्यूट अनडिसॉल्व्ड है तो कैसे अलग करोगे? सर इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत टफ चलेगा ना। फिल्ट्रेशन इज द बेस्ट मेथड। चाय पत्ती को अलग करने के लिए क्या अपन उसको इवेपोरेट करते हैं क्या? करोगे, कर सकते हो, पूरी चाय उड़ जाएगी, चाय पत्ती रह जाएगी, फिर पियोगे क्या? तो क्या करते हैं अपन, चाय पत्ती में से चाय को अलग करने के लिए छान देते हैं। फिल्ट्रेशन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो टेक्निक लिख लो यहाँ पे, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। एक चीज और सुनना, अपन वो मिल्क में से क्रीम अलग करना देखे थे ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्रीम भी आपका सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल है, बट वो फाइन पार्टिकल है, बारीक है, बहुत ज्यादा फाइन है। फाइन समझते हैं ना? एक होता है फाइन और एक होता है कोर्स। कोर्स मतलब बड़े पार्टिकल्स, कोर्स मतलब COARSE, और एक होता है फाइन मतलब बारीक, समझ रहे हैं? एक शक्कर का बड़ा टुकड़ा, एक शक्कर का बारीक टुकड़ा, तो बारीक वाले को अपन फाइन पार्टिकल्स बोलेंगे और बड़े वाले को कोर्स पार्टिकल्स बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो अगर आपका सॉल्यूट फाइन पार्टिकल है ना, तो उसको अलग करने के लिए, क्योंकि फाइन मतलब बारीक होगा, तो वो फिल्टर पेपर से फिसल नहीं जाएगा, पार होके चलेगा, फिसल क्या जाएगा वहां तक, कहीं से नहीं फिसल जाएगा,
पार होके चला जाएगा, समझ रहे हो? मतलब फिर तो यूज नहीं हुआ ना, फिल्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं दिया, क्योंकि वो इतना बारीक पार्टिकल था कि वो फिल्टर पेपर के पोर्स से पार होके चला गया नीचे, तो सेपरेशन तो हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके लिए अपन सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे, तो कॉमा डाल के इसी में ही सेंट्रीफ्यूगेशन भी करना। सेंट्रीफ्यूगेशन, और ब्रैकेट में ये जरूर लिख देना, इफ सॉल्यूट इज फाइन। अभी फाइन का मतलब समझ गए ना? आई एम फाइन भी बोलते हैं ना, तो मैं बारीक क्यों नहीं बोलते हैं? फाइन मतलब अच्छा वाला भी फाइन होता है ना, एवरीथिंग इज फाइन, सब चीज सब अच्छा है। तो यहाँ वो मत सोचना कि अगर सॉल्यूट अच्छा होगा, यहाँ पे कौन सा फाइन है? वो बारीक वाला फाइन। फाइन समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आया तो हिंदी में लिख लो वहाँ पे बारीक या छोटा, तो याद रहेगी। तो बाद में पढ़ते समय बोलोगे अच्छा अच्छा सॉल्यूट होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और सॉल्यूट गंदा होगा तो फिल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि तेरे दिमाग में आ भी गया ना मडी वाटर, सॉल्यूट गंदा है तो फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? ऐसा मत सोचना, फाइन मतलब बारीक। चलो सेकंड आ जाओ, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन बोल दिया मतलब डिसॉल्व हो गया, ये तो सॉल्यूशन नहीं बोलते अपन। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एग्जांपल Salt in water. वाटर, शुगर वाटर, यहाँ पे इवापोरेशन आएगा, समझ रहे हैं जैसी? Yes, sir. इवापोरेशन आ सकता है, व्हाट एल्स? क्रिस्टलाइजेशन इधर किए थे ना, क्रिस्टलाइजेशन भी आ जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन भी गलत नहीं है, ठीक है? डन। थर्ड, ये जनरलाइज लिख रहा हूं ना मैं, एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, ये जनरलाइज है। इसके अंदर एग्जांपल मुझे आप लोग बता रहे हो, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, इसका एग्जांपल आप लोगों ने बताया मडी वाटर, सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर, ये सब एग्जांपल है, ये जनरलाइज लिख रहा हूं, ठीक है? थर्ड लिखना, मिसिबल मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड, जल्दी बताओ। मिसिबल मिक्सचर ऑफ लिक्विड अगर मेरे पास है तो कौन सा मेथड यूज किए थे? डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि डिस्टिलेशन में फिर एक कंडीशन आती है ना, 25 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, और फ्रैक्शनल में तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। पर देखो एकदम ऐसा भी होना चाहिए कि 1 डिग्री का 2 डिग्री का डिफरेंस है, कम से कम 4-5 डिग्री का डिफरेंस तो हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ रहे हैं क्या ये भी? जयती, दर्शना, Yes, sir. Yes. लेट क्यों हो गए दर्शना? तो बाहर गई थी। अगला फोर्थ बोलू, इमिसिबल मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड, क्या है? Oil and water. हाँ एग्जांपल, ठीक है। टेक्निक, क्या टेक्निक यूज किए थे? सेपरेटिंग फनल, क्या था? सेपरेटिंग फनल, ध्यान लिख लेना, सेपरेटिंग फनल। डन। पांचवा, मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड या मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स in which one can sublime। टेक्निक का नाम Sublimation. सब्लिमेशन। अगर दो चीज का मिक्सचर है, उसमें एक का सब्लिमेशन हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता, तो सब्लिमेशन करके और सब्लिमेशन वाले को अलग कर देंगे, सब्लिमेशन, ठीक है? एंड लास्ट लिख लो 6, एक ही बच गई टेक्निक जो लिखे नहीं अभी तक, कौन सी? तो आ गया ना ऊपर, आज जो पढ़े। Chromatography. लास्ट लिख लो, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन।
क्रोमैटोग्राफी। क्लियर है? यस सर। अब इसकी जगह अगर आपको डायरेक्टली एग्जांपल दे दे तो भी ये लिखना आना चाहिए। हाउ यू विल सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर डिस्टिलेशन, हाउ विल यू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन आपका NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होता है, NaCl का सब्लिमेशन नहीं होता है। हाउ विल यू सेपरेट इंक फ्रॉम या डाई फ्रॉम इंक, इवेपोरेशन। डाई फ्रॉम इंक है, डाई के कलर अलग अलग करने बोलूंगा तो क्रोमैटोग्राफी। डाई और इंक में, डाई आपका, इंक क्या है, डाई प्लस वाटर। इंक क्या होता है, डाई प्लस वाटर। तो आप इवेपोरेशन करेंगे तो जितना भी पानी है वो उड़ जाएगा, डाई रह जाएगा। क्लियर है? हमने सारे मेथड का प्रिंसिपल लिखा है कि कब किसको यूज करना है, कोई भारी है कोई हल्का है, ये भी लिखे थे ना, कोई सॉल्युबल है कोई इनसॉल्युबल है, तो क्या टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक डाल देना। सर कैन यू प्लीज शो इट अगेन? डालो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये नया टॉपिक है, यहां से समझ में आएगा आगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चेंजेस का मतलब परिवर्तन है ना। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर बोलते हैं ना, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का सर डन। बदलाव प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रह सकती, तो बदलना होगा, चेंज होना होगा। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जितने भी परिवर्तन या बदलाव या चेंजेस होते हैं नेचर में, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे चेंजेस जो आपके सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कलर, कलर तो चलो ठीक है तब भी, क्योंकि केमिकल चेंजेस में भी कलर चेंज होते हैं। शेप, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे बर्फ का पिघलना, आइस मेल्ट्स, ये भी तो चेंज है ना। पहले आइस सॉलिड था, अब मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, तो ये एक चेंज है, ये एक बदलाव है ना। बट ये किस टाइप का बदलाव है, ये किस टाइप का चेंज है, फिजिकल, क्योंकि यहाँ पे आइस का सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, वो सॉलिड से लिक्विड बना है, कोई नई चीज नहीं बनाई है उसने, समझ रहे हैं। वापस से उस लिक्विड को जमा दो तो फिर से आइस बन जाएगा, रिवर्सिबल भी है, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं, समझ रहे हैं, क्लियर है। और फिजिकल चेंजेस में कोई नई चीज नहीं बनती। एक पेपर लिया मैंने, उसको काट दिया, तो ये भी तो फिजिकल चेंज हुआ ना, उसका बस शेप चेंज हुआ है, कोई नई चीज नहीं बनी है, कोई नया पेपर नहीं बन गया है, समझ रहे हैं, उसी पेपर का एक पार्ट है। तो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, समझ रहे हैं, वो पेपर रिसाइकल होकर नया पेपर बन जाएगा, रिवर्सिबल भी है, समझ रहे हैं। पर केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो उस चीज का केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज करते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन गैस H2 होती है, आपने O2 लिया, ऑक्सीजन गैस, और दोनों का रिएक्शन कराया और बन गया पानी। अब ये केमिकल चेंज क्यों, क्योंकि इसमें नई चीज बनी है भाई, ये दोनों तो एलिमेंट थे, ये क्या है, कंपाउंड, दोनों एलिमेंट्स मिला के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। तो अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड जिसका केमिकल कंपोजिशन अलग है इनसे, ये प्योर हाइड्रोजन है, ये प्योर ऑक्सीजन है, बट ये वाटर है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो इसका केमिकल कंपोजिशन इन दोनों से अलग है ना। केमिकली इसके अंदर चीजें अलग होंगी, इनके अंदर चीजें अलग होंगी, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में अपन डेफिनेशन लिखते हैं दोनों की, पहले क्या होता है देखो नीचे, पहले फिजिकल चेंज हेडिंग डाल देना, हेडिंग डालो फिजिकल चेंज, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज, a physical change is a change in which in which
केमिकल आइडेंटिटी, उस चीज की केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। आइस पहले भी पानी, मतलब वाटर H2O, आइस पहले भी H2O था और पिघलने के बाद भी H2O ही है। इसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ था? सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ है सॉलिड से लिक्विड। पहले भी H2O था, अभी भी H2O है पिघलने के बाद। समझ रहे हैं? तो अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच केमिकल आइडेंटिटी, या ब्रैकेट में आप लोग लिख लो केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ब्रैकेट में, केमिकल कॉम्पोजिशन of the substance, chemical identity, या ब्रैकेट में मैंने लिखा है केमिकल कॉम्पोजिशन ब्रैकेट क्लोज ऑफ द सब्सटेंस, क्या लिखेंगे? डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, अब आगे फिर से इस कॉल्ड फिजिकल चेंज मत लिख देना। अपन तो शुरुआती सेंटेंस ऐसे किया ना कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज, तो अब लास्ट में फिर से इस कॉल्ड फिजिकल चेंज मत लिखना। अगर मैं ऐसे लिख पाता डेफिनेशन कि अ चेंज इन विच, तो अपन लास्ट में लिखते हैं कि इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, पर अपन तो स्टार्टिंग फिजिकल चेंज से किया ना। अब फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच, तो बाद में फिर एक और बार इज कॉल्ड फिजिकल चेंज मत लिखना। समझ रहे? गंदा लिखेगा, गंदा दिखेगा अगर लिखोगे। ठीक है, ओके। तो सब डाल के नेक्स्ट टाइम में लिखना, इट इज अ प्योरली टेम्पररी चेंज, इट इज अ प्योरली टेम्पररी चेंज, it is a purely temporary, TEMPO, temporary, RARY, टेम्पररी चेंज जो रिवर्स हो सकता है। ये लिक्विड को आप फिर से कूल कर दो तो फिर से आइस बन जाएगी, राइट? तो इट इज प्योरली टेम्पररी चेंज in which in which in which in which only the physical properties, in which only the physical properties, in which only the physical properties such as color, such as color, वॉल्यूम, पहले आइस का वॉल्यूम कम था ना, पर जब आइस पिघला पानी तो पानी बह गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। समझे? पहले आइस का क्यूब तो इतनी जगह ले रहा था, पर पानी पिघलने के बाद तो फैलेगा ना, पानी तो फैलेगा, स्प्रेड होगा, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना। नाउ इट इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, पहले इट वाज ऑक्यूपाइंग अ क्यूब स्पेस, अ क्यूबिक स्पेस, बट नाउ इट इज ऑक्यूपाइंग अ लार्ज स्पेस। वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। तो हमारा शेप such as color, volume, shape, comma, state, कोई physical state, etc. can change, etc. can change, may change, sorry, may change, etc. may change. Next line में लिखना, it can be easily reversed, it can be easily reversed, it मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को रिवर्स कैसे करोगे? फिजिकल चेंज ना, अपन फिजिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। इट मतलब फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस, बाय चेंजिंग द कंडीशंस, बाय चेंजिंग द कंडीशंस। इसका क्या मतलब हुआ बाय चेंजिंग द कंडीशन? हाँ, पहले गर्म था, आइस तो मेल्ट हो गया, वो पानी को फ्रीज कूल कर दो तो वापस से फ्रीज हो जाएगा। कंडीशन चेंज किया ना आपने, पहले आपने उसको हीट दी आइस को तो मेल्ट हुआ, अब आप उस पानी को कूल करोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, तो कंडीशन चेंज हुई ना, तभी वो रिवर्स हुआ। तो दैट इज इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, दैट इज इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। समझ गए? हाँ, Yes, sir.
ठीक है, एक पॉइंट और लिखना लास्ट फिजिकल चेंज में, फिर अपन एग्जांपल्स लिखेंगे कुछ। ऑल्सो इन फिजिकल चेंज, ऑल्सो इन फिजिकल चेंज, ऑल्सो इन फिजिकल चेंज, no new substances are formed. Also in physical change, no new substances are formed. कोई भी नए substances क्या नहीं बनते। and and energy change may or may not be observed, or and energy change may or may not be observed. Energy change may or may not be observed. मतलब प्रोसेस के चलते में एनर्जी कम ज्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सब्सटेंस की। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखना, एग्जांपल्स फिजिकल चेंज के एग्जांपल लिखना। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये भी तो फिजिकल चेंज है ना, पानी उबल के भाप बन जाना, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी का स्टेट चेंज हुआ है और कुछ नहीं। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम और आइस, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम और आइस। वाटर को स्टीम में चेंज करो या वाटर को आइस में चेंज करो, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। एक में वो गैस बन गई, दूसरे में वो सॉलिड बन गई है। ठीक है, एक और लिखो कॉमा डाल के। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, डिसोल्यूशन यानी कि सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन ऑफ DISSOLUTIO, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शक्कर का पानी में घुलना, ये भी तो एक फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि वो शक्कर को तो अपन फिर से रिकवर कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन करके या इवापोरेशन करके। शक्कर तो इवापोरेट नहीं होगी, पानी इवापोरेट होगा, शक्कर वही रह जाएगी, मतलब रिवर्सिबल चेंज हो गया ये। ठीक है, ये भी फिजिकल चेंज में आएगा। एक और लिखना कॉमा डाल के। कन्वर्जन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन इनटू अ मैग्नेट, कन्वर्जन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट, conversion of a piece of iron into magnet। आपका जो आयरन होता है ना, लोहा, ये दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट आयरन होता है और एक हार्ड आयरन होता है। सॉफ्ट मतलब ये नहीं कि वो ऐसे दबाने में सॉफ्ट होगा, इसको सॉफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आयरन इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। आप अगर उस आयरन में करंट पास करोगे ना, तो वो कुछ देर के लिए मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे ही करंट पास करना बंद कर दोगे वो वापस से आयरन बन जाएगा। इस चीज का यूज क्रेन्स में करते हैं। क्रेन समझते हो? क्रेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन आती है, जिसको अपन यूज करते हैं बड़े बड़े आयरन के टुकड़ों को उठाने के लिए। बड़ा बड़ा लोहे का टुकड़ा उसको कैसे उठाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो वो क्रेन क्या करती है, क्रेन के पास एक आयरन का ब्लॉक होगा, उससे अटैच होगा, क्रेन से अटैच होगा वो। जैसे ही उस आयरन के ब्लॉक पे करंट जाएगा ना, वो बन जाएगा मैग्नेट, एक हेवी मैग्नेट बनेगा वो। फिर क्रेन जाएगी उस आयरन के टुकड़े के पास जिसको उसे उठाना है, वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर क्रेन उसको लेके जाएगी। करंट अभी भी जा रहा है क्योंकि वो अभी भी मैग्नेट है। क्रेन जाएगी, उसको यहाँ रखना होगा, वो क्रेन यहाँ तक जाएगी, करंट पास करना बंद कर देगी, तो वो जो मैग्नेट का पीस था ना, वो वापस से आयरन बन जाएगा। आयरन आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, मैग्नेट ही तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा ना। तो उस समय कुछ समय के लिए वो आयरन मैग्नेट बना, क्योंकि उसमें करंट पास किया गया। जैसे ही आप करंट पास करना बंद कर दोगे ना, वो फिर से नॉर्मल सा आयरन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये भी तो एक फिजिकल चेंज हुआ, आयरन की कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई और रिवर्स हो गया वापस से। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल लिखा कॉमा डाल के। करंट कैसे पास होता है? ये आयरन का टुकड़े में अगर आप एक वायर बाउंड कर दोगे और वो वायर में करंट फ्लो करवा दोगे,
तो वो आयरन में भी चला जाएगा, क्योंकि आयरन तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लोहे से आपको करंट लगता है ना, तो एक वायर जिसके अंदर अपन करंट फ्लो करा रहे हैं, वो वायर को उसके ऊपर बाउंड कर देंगे, बाउंड मतलब लपेट देंगे, कॉइल कर देंगे, तो हो गया, वो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए एक और लिखना, कॉमा डाल के फिजिकल चेंज। बॉइलिंग, अच्छा वाटर तो बॉइलिंग हो गया ना, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग ऑफ बटर, मक्खन पिघलाते हैं ना, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, पैन मतलब तवा, वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है, आप उसको ठंडा छोड़ दो वो जम जाएगा वापस से। ठीक है, एक और लिखना कॉमा डाल के, कटिंग ऑफ ग्रास, घास को काटना। कितने एग्जाम्पल लिखे? ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखना, एक होता है वैक्स, समझते हो वैक्स, मोम ना, वैक्स का मेल्टिंग होना, ये क्या होगा? फिजिकल चेंज। और इसी वैक्स की बनी हुई कैंडल का जलना, ये क्या होगा? फिजिकल चेंज। हाँ, कि आपको लग रहा है कि सर दोनों में तो वैक्स पिघल रहा है ना, ये केमिकल चेंज होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, देखो जब मैं वैक्स को सिर्फ मेल्ट कर रहा हूँ ना, वैक्स को मेल्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, अपन एक पैन ले लें, जैसे बटर को मेल्ट किए ना, वैसे एक पैन ले लो और उसके अंदर एक वैक्स का टुकड़ा डाल दो, गर्म कर दो, तो वैक्स मेल्ट हो जाएगा, और उसको छोड़ दोगे कुछ समय तक तो वैक्स वापस से जम भी जाता है, वैक्स जम जाता है, ठंडा होने के बाद वो वापस से अपना सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स विल बी अ फिजिकल चेंज। पर उसी वैक्स की बनी हुई मोमबत्ती में सामने क्या लग गया है? ट्विग, बत्ती लगा ना, अब वो बत्ती जलेगा तो कुछ धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? अगर धुआं बन रहा है ना, कोई नई चीज बन रही है, वो गैस होगी ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, वाटर वेपर होगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, समझ रहे हैं क्या? जैती या दर्शना जिसने भी बोला था, यस सर। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। समझ गए? एक लास्ट पॉइंट ये और देख लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज के डेफिनेशन एग्जांपल में मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्लियर है? हाँ सर तो मतलब वो जब कैंडल को बॉईल करेंगे तो फिर वो थ्रेड नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। जब वैक्स को मेल्ट करूंगा तब थ्रेड नहीं है, सिर्फ वैक्स की मेल्टिंग की बात कर रहा हूँ, पर कैंडल बिना बत्ती के नहीं जलेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे वो केमिकल चेंज है कि धीरे से आपका वो जो वैक्स तो मेल्ट हो रहा है, नो डाउट हीट के कारण वैक्स तो मेल्ट हो रहा है, बट कंप्लीटली पूरा का पूरा वैक्स मेल्ट नहीं हो रहा है, कुछ वैक्स आपका गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है, नॉट जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इस टाइप के चेंज को हम केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। नहीं, अब वो काले धुएं के साथ कैंडल कैसे बनाएगा? रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, चलो अगला हेड डालना केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज समझ में आ गया? इसमें क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, या तो आपको बोल देगा डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो आपको 3-4-5 पॉइंट सब दोनों में लिखने होंगे टेबल बना के, और एग्जांपल दे देगा लास्ट में। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपको 8-10 चेंज लिख के दे देगा और बोलेगा क्लासिफाई देम एज फिजिकल एंड केमिकल। 10 चेंज दे देगा, बताओ इनमें से फिजिकल कौन से, इनमें से केमिकल कौन से, आपको छांटना है, ये फिजिकल है, ये केमिकल है, ये फिजिकल है, पढ़ पढ़ के समझ जाओगे कि फिजिकल कौन सा है, केमिकल कौन सा है। समझ गए? अच्छा, ग्रोथ क्या होगा? ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, केमिकल 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 नहीं होगा, फिजिकल क्यों? और केमिकली कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिवर्स भी नहीं हो सकता, केमिकल चेंज होगा ग्रोथ। ठीक है,
चलो देखो केमिकल चेंज में इट इज अ चेंज इन विच इट इज अ चेंज इन विच it is a change in which chemical identity of the substance changes. It is a change in which chemical identity of the substance changes. Chemical identity of the substance changes. Okay. Okay. Next time में in chemical change, in chemical change, in chemical change, in chemical change, one or more kinds of matter, one or more kinds of matter, one or more kinds of matter are transformed into a are transformed into a new kind of matter, are transformed into a new kind of matter. मतलब यहाँ पे कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है. One or more kinds of matter are transformed into a new kind of matter. Full stop. It is a permanent change. It is a permanent change. It is a permanent change and cannot be easily reversed. And cannot be easily reversed. हालांकि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है. आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 10th लेवल तो आप पढ़ोगे कि सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक इरिवर्सिबल होते हैं और एक रिवर्सिबल, ठीक है. जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो आपने H2 और O2 को मिक्स करके H2O तो बना लिया. अब H2O को बॉईल करके H2O2 नहीं बनेगा, याद रखना. बॉइलिंग नहीं करेंगे, बट अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो ये वापस से H2 और O2 बन जाता है. समझ रहे? कंडीशन चेंज की मैंने तो रिवर्स हो गया. वहां भी तो अपन यही लिखे थे ना कि अगर आप कंडीशन चेंज करोगे तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. वैसे ही कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. हालांकि अभी अपन ये मान के चलते हैं कि इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, बट सम केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ठीक है. तो उसका एक लाइन और लिखना. केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. Chemical change is also called a chemical reaction. Chemical reaction. In which energy change always occurs. वहां पे अपन may और may not भी लिखे थे फिजिकल वाले.
in which energy changes, the energy change always occur. ठीक है, in which energy change always. फिजिकल चेंज में देखो यही वाला पॉइंट अपन मे और मे नॉट लिखेंगे नहीं, है ना, लास्ट में लिखे होंगे सबसे, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल लिखना। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये समझते हैं? Yes, sir. अगर आयरन Yes, sir. लग गई सरफेस पे, आयरन पे जंग लग गई, तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, और जंग का अलग एक फॉर्मूला होता है। आयरन को तो अपन सिंपल Fe बोलते हैं ना, बट जब ये Fe ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आता है, मॉइस्चर, तब ये बन जाता है Fe3O4.XH2O। इसी को हम रस्ट बोलते हैं, सन। ये ब्राउनिश कलर की होती है, समझ रहे? तो ये एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज भी है और न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है। पहले वो Fe था, अब नया बन गया ना, तो केमिकल चेंज में आएगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, या रस्टिंग ऑफ अलमीरा लिखा रहता है। अब अलमीरा तो आयरन की बनी होगी, रस्टिंग ऑफ अलमीरा मतलब केमिकल चेंज। क्लियर है? इसमें कलर चेंज क्या, पूरा नया सब्सटेंस भी बन रहा है। ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ये चीज होती है। आप अगर पानी से लोहे को बचा लो तो आप लोहे को लंबी लाइफ दे सकते हो, वो जल्दी जंग नहीं खाएगा, ठीक है। जंग को हटा भी सकते हैं। जंग को हटा दिया मतलब वो आयरन का पीस ही हट गया ना, उतना आप घिस के हटाओगे या काट के हटाओगे तो उतना तो आयरन का टुकड़ा गया ना। अब बनती आपकी जो ब्रिजेस है वो सब बनती लोहे की है, बट प्योर आयरन नहीं होता, हम उसका एलॉय यूज करते हैं। आयरन का एलॉय यूज करते हैं ताकि वो स्टेनलेस हो, जिसमें जंग ना लगे। कुछ लोग तो सर जंग को हटाने के लिए सर पॉलिश, हाँ, जंग को हटाने के लिए पॉलिश नहीं करते, जंग को रोकने के लिए। एक बार जंग लग गया तो खत्म हो गया, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। पर आप चाहते हो कि मेरे लोहे के दरवाजे में जंग ना लगे तो उसमें पेंट कर दो। पेंटिंग, ग्रीसिंग, इन सब चीजों से जंग को रोका जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता, रोक सकते हो। और एक और चीज होता है, एक प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं पता है? ये आयरन के पीस को जिंक से कवर कर देते हैं। ये जिंक है, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। और ये आपका आयरन का पीस है। आपके आयरन के पीस में हमने एक जिंक की कोटिंग लगा दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पढ़े हो ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग 8 में होगा शायद, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमने जिंक की परत चढ़ा दी आयरन के ऊपर। अब अगर खराब होगा भी तो जिंक खराब होगा, आयरन खराब नहीं होगा, क्योंकि आयरन तो अंदर है, समझ रहे? आयरन ही है जो आपके ब्रिज को टफनेस दे रहा है ना, स्ट्रेंथ दे रहा है, तो वो खराब नहीं होना चाहिए। तो हम इस टाइप का आयरन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड आयरन यूज करते हैं, ना कि प्योर आयरन, क्योंकि वो ब्रिज तो आपकी पानी में डूबी हुई है ना, लोहा, एक टाइम जल्दी खराब होगा। एक्चुअली जिंक की भी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिंक रिएक्ट करके ना ZnO बना देगा। अब उसके बाद एक लेयर ZnO की बन जाएगी, फिर वो अनरिएक्टिव होती है। अगर कोई चीज रिएक्ट ही ना करे तो कुछ नया चीज बनेगा ही नहीं। तो ZnO आपकी एक अनरिएक्टिव लेयर होती है जो कि फिर आगे रिएक्ट नहीं करेगी। देखो एल्यूमिनियम, एक्चुअली हर मेटल का कोरोजन होता है, कोरोजन बोलते हैं उसका। एक्चुअली आयरन के लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं रस्ट, बाकी आप बाकी मेटल के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? कोरोजन। कोरोजन मतलब वही एयर के प्रेजेंस में आपके मेटल का क्वालिटी खराब हो जाना, उसे अपन कोरोजन बोलते हैं। आप जिस दिन किचन में नया बर्तन लेके आए होंगे, कितना शाइनिंग मार रहा होगा ना। एल्यूमिनियम के बड़े बड़े डब्बे मम्मी खरीद के लेके आई थी, एल्यूमिनियम के डब्बे, वो उस दिन बहुत शाइन मार रहे होंगे, बट कुछ दिनों बाद उनका वो शाइनिंग खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आए। एल्यूमिनियम भी जिंक के जैसा एक लेयर बना लेता है, जिसके बाद एल्यूमिनियम और रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये वापस से एक अनरिएक्टिव लेयर आ जाती है। तभी तो अपन कुकिंग के लिए एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज करते हैं ना,
कुकिंग के लिए अपन एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज करते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हमारे खाने के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी एक परत बना लेंगे Al2O3 की अपने ऊपर, वही जो अपन को डल कलर दिखता है बाद में, वो Al2O3 का लेयर है, समझ रहे हैं? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। और कुछ एग्जांपल लिखते हैं केमिकल चेंज के। एक तो बर्निंग ऑफ कैंडल लिख लो, जैसे अपन ने मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिखा था, वो फिजिकल चेंज था ना। बर्निंग ऑफ कैंडल आपका केमिकल चेंज। फिर एक और लिखना, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, electric current is passed through water and it is broken down into hydrogen and oxygen, and it is broken down into hydrogen and oxygen, and it is broken down into hydrogen and oxygen। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी जो मैंने आपको समझाया ना, ये वाला जो रिवर्सिबल में पूछ रहा था, ये मैंने ये चीज समझाई ना कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुने ये वर्ड? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या? देखो, लिसिस का मतलब ना ब्रेकिंग होता है, और इलेक्ट्रो बढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। समझ गए? तो हम पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं H2 और O2 में, ये भी तो केमिकल चेंज हुआ क्योंकि नई चीज बनी है इस चेंज के कारण। समझ रहे हैं? एक और लिखना, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ये भी केमिकल चेंज। खाना बनाना क्या हो? केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, व्हाट अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड? केमिकल चेंज। वहां भी अंदर केमिकल, आपके एंजाइम्स इसमें केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और खाने को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड ये भी आपका केमिकल चेंज है। ठीक है? कुकिंग ऑफ फूड तो हम अपने लिए कुकिंग बोलते हैं, प्लांट्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. वो भी आपका केमिकल चेंज है, जहां पे प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी आपका केमिकल चेंज है। लिखो उसको, फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी इज चेंजिंग इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है? मिल्क की कट भी केमिकल चेंज होगा, वहां पे लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो केमिकल चेंजेस कर रहा है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर रहा है। डन? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेड डाल के छोड़ दो। एलिमेंट्स, अपन एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़े तो कुछ भी। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको बताता हूं। हमने मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, फिजिकल चेंज, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक था केमिकल क्लासिफिकेशन। अर्थात फिजिकली आप मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर पा रहे थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चैप्टर 1 मैटर अराउंड अस। केमिकली हम मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। फिजिकली मतलब दिखने में कैसा, फिजिकली कैसा, ठीक है। केमिकली का मतलब क्या है कि उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, क्या वो एक जैसी चीजों से बना हुआ है तो प्योर सब्सटेंस, क्या वो अलग अलग चीजों से मिलके बना हुआ है तो मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में हम दो टाइप के पढ़े,
होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हेट्रोजीनियस दो टाइप के थे, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ये पढ़ा दिया होगा आप लोग, इसके वीडियोस है मेरे पास, आपको चाहो तो देख सकते हो, वरना मैं रिपीट करूंगा, देख के आप लोग कुछ डाउट पूछ सकते हो मुझसे, तो अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अपन क्लास ले सकते यस सर मैं हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के मिक्सचर को अलग करने का टेक्निक देखा, 9 टेक्निक पढ़े कि अपन मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करेंगे। तो टिल नाउ वी वर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट ओनली ऑफ द चैप्टर। अब बच गया प्योर सब्सटेंस, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट Elements और compound. एंड कंपाउंड। हम इन दोनों को प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एलिमेंट एक जैसे एटम से बना हुआ है और कंपाउंड एक जैसे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसलिए इनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इसके और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करके ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, आज का फ्राइडे हो गया ना, संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मतलब संडे को टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है ना, मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, टाइमिंग मैं ना ग्रुप में डालूंगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे के चले